अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 18 जून शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं और बातें अब ऐसी आ गई हैं कि दरवाजे सारे बंद नहीं होने चाहिए। इजाज़ुल हक साहब इमरान खान साहब से मिले और उन्हें बताया कि एस्टैब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात ठीक रहने चाहिए और ये दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। फिर कुछ खबरें आपके सामने आ गईं और जिसमें ये सारी बातें सामने रखी कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और यहाँ न्यूट्रल का लफ्ज़ या कुछ जानवर का लफ्ज़ ये शायद मुनासिब नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में। न्यूट्रल वाली बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरह के जो लफ्ज़ है ना, वो लफ्ज़ मोरल डाउन करते हैं। इमरान खान साहब को विद इन पाकिस्तान आर्मी रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड जवान, मेजॉरिटी उनके साथ है। क्या वजह है? वजह ये समझिएगा कि वो स्टेट्समैन का एक किरदार अदा कर रहे हैं, वो इस मुल्क की जंग लड़ रहे हैं और तो ऐसे हालात में मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो भी प्लानिंग के साथ लेकर चल रहे हैं, खान साहब बड़े आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है और जब पहुंचेंगी तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और यहाँ आपने देख लिया नवाज शरीफ ने क्या क्या बातें नहीं की, मैं दोहराना नहीं चाहता, क्या नाम लिए मैं नहीं दोहराना चाहता। मरियम सफदर ने जो बातें की, कैप्टन सफदर ने जो सफदर अवान ने जो बातें की, आपने देख लिया कराची के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर। फिर जावेद लतीफ़ ने, परवेज़ रशीद ने, इसी तरह कमर ज़मान कायरा ने, शीरी रहमान ने, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या क्या बातें नहीं की, क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। वो तरीक़ा वारदात क्या था उनका कि वो यहाँ से दबाव डालते थे और उस तरफ शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था और वो आखिर कामयाब हुआ। जैसे जिस तरह भी डिप्लोमेसी आई आप लोगों के सामने है, मैंने इसमें क्या और बात करनी है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकते हैं आप वो करें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को हमने अंधेरों में नहीं लेके रखना, अंधेरों में नहीं छोड़ना। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। हमने आगे बढ़ना है। बहुत आगे टैलेंट मौजूद है पाकिस्तानियों के पास। सोशल मीडिया पे मैं अक्सर रहता हूँ, स्पेसेस पे मैं रहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन कोशिश है कि जो आपके हिस्से की शम्मा उसे जलाएं, अवेयरनेस पैदा करें। ये इस मुल्क के लिए, हम जो कुछ काम करें इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। अपना वक्त तो गुजर ही जाना है, 2 वक्त की दाल रोटी रब्बे पाक ने दे देनी है, लेकिन एक दिन सवाल तो होना है कि दुनिया में करने क्या आए हो। तो दुनिया में जो आप करने आए हो, और यहाँ मैं अपनी वालदा साहबा का एक वाक़या अक्सर मैं स्पेसेस में बताता हूँ। मैट्रिक में था, मार्च 1983 में नए घर में शिफ्ट हुए, वरना एक छोटे से कमरे में रहते थे। 15 बाई 12 या 15 बाई 15 का अगर आप देख लें तो उसी में बाथरूम भी था। हम सारे 6 बहन भाई, वालदा साहब वहीं रहते थे। मेहनत बड़ी वाल साहब ने की, आखिर शिफ्ट हो गए और भगवानपुरा के साथ कह रिया था तो पतंगबाजी का बड़ा शौक है, बहुत शौक है। अब तो जब से धाती डोर आई तो पीछे हट गया और नहीं मामला छेड़ा। तो वो याद है मुझे अच्छी तरह आज भी। तो वाले साहब को बड़ा शौक था पौधे लगाने का, पौधे लगाए हुए थे। तो वालदा साहब पानी दे रही थी तो मुझे कहने लगी पानी दो। मैंने कहा जी मेरे मैट्रिक के पेपर आ चुके हैं, मार्च 84 में होने थे, तो मैंने तैयारी करनी है। मैं वहाँ से निकला और छत पे चला गया। पतंग बड़ा शौक था, अब तो नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है। वहाँ 1 किलोमीटर दूर डोर देख लेते थे और अपना एक्सेस इतने ज़बरदस्त थे कि कहाँ नहीं है। दूर से गुड़ी आ रही बहुत बड़ा, तो मैं दौड़ता नीचे आया। दादा जब मेरा था वहाँ से मैंने पकड़ी, लूट के मैं ले आया नीचे। तो वालदा साहबा मुझे बड़ा खुश था, कहती पुत्र बड़ा खुश हैं। मैं कह जी कहने लगी तेरी नहीं,
मैं कहा जी मेरी क्यों नहीं, कोई दावेदार नहीं, मेरे पास आई, रब की तरफ से आ गई। कहने लगे पुत्र है तेरी नहीं, जो तेरी होएगी तू पल्लियों कमाएगा, या वालिद साहब दे कोलों ना तेनू लैके देंगे। अब अगला सवाल मुझसे वो पूछा कि पुत्र है दस तू दुनिया च करन की आया है। अब मैंने कहा मां बड़ी सिद्धी दी गल है, पैदा होए बचपन बड़ा सोहना गुजारिया, छोटे स्कूले वड्डे स्कूले, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर ब्याह ते फिर बच्चे। तो कहने लगे पुत्र बस इस वास्ते दुनिया आया। मैं कहा जी मां होर की है, इस वास्ते तो आए हैं होर की है। तो कहने लगे इंसान अशरफुल मखलूकात है, तेरे और जानवर च फर्क ही रह गया, और कपड़े शपड़े नहीं पाता है बाकी चीज़ां, लेकिन जो तू करना पे वो भी यही करदा। सिर्फ VIP लाइफ नहीं, कोई गड्डियां च नहीं पैदा, लेकिन बुनियादी तौर पर तेरे तो जानवर च फर्क ही रह गया। अगर रब ने इबादत ही करानी तो फरिश्ते बहुत ने, इंसान नू पैदा किया 1,24,000 पैगंबर आ गए, आका दो जहां हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया, दीन दी तकमील होगी, उन तक किसी नबिया नहीं आना, और रब ने यह निज़ाम इंसाना को चलाना है। तो पुत्र जा अपना दुनिया चाहता मकसद लब। अच्छा मैं माँ की बात सुनी, फिर मुझे समझाया उन्होंने। 3 दिन बाद मुझे याद है स्कूल में गए तो उन्होंने नज़म अबू बिन आदम की पढ़ाई, गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग। कि आप बैठे हुए थे, एक रोशनी नजर आई, वो फरिश्ता था, फरिश्ता आया, पूछा कि हाथ में ये क्या है, वो किताब है, ये वो है जो रब से प्यार करते हैं। कहने लगे मेरा नाम है इसमें, नहीं है। जाने लगे तो पूछ लिया कि तुम क्या चाहते हो। कहने लगे मेरा नाम उसमें लिख दें कि जो रब की मखलूक से प्यार करता है। अगले दिन फिर वही बीकन लाइट या रोशनी की किरण सामने आई, दोबारा फरिश्ता आया, पूछा कि ये कौन सी किताब है। कहता है जिनसे रब प्यार करते हैं। तो कहने लगा इसमें तो मेरा कोई नाम नहीं होना। बताया नहीं, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, मेरा रब तुझसे प्यार करता है कि तू उसकी मखलूक से प्यार करता है। तो यार जितने भी सियासतदान हैं आप बताएं जरा, मखलूक से कौन प्यार करता है? उसको क्या फिक्र महंगाई होगी, उसका क्या फिक्र पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। हमें तो लाइनों में लगाया हुआ है ना कि हमने उनके नारे लगाने, और हम नारे लगाते हैं शौक के साथ, लेकिन कभी सोचा कि यार इन्होंने दिया क्या, हमें क्या दिया? बता देना, आप बता दें क्या दिया इन लोगों ने? कुछ नहीं दिया इन्होंने, मां सिवाय धोखा, फ्रॉड, फ्रेब, और बताना कि मैं कौम के लिए कर रहा हूं। क्या किया कौम के लिए? क्या बता दें, जस्टिफिकेशन दे दें? तो जवाब नहीं है। फैटफ के हवाले से ये मैं बहुत पहले की जद्दोजहद कर रहा हूं, और फाइनेंशियल टेररिज्म पे मैंने बात उस वक्त की है। पनामा तो बाद में आया ना, पहले वो हज का कोटा जब मिला था तो ऐसे लोगों को मिल गया था जिनके तालिबान से ताल्लुक थे और यहाँ से पैसा बनाते थे वो। और अब ये फाइनेंशियल टेररिज्म तो हो रही थी ना आपके सामने। ऑफशोर कंपनियां जितनी बनी हैं, जरा गौर करें, ये सारा ऑफशोर कंपनियां का मकसद क्या था? सारा डर्टी मनी यहाँ जाता था, डर्टी मनी साइफन ऑफ होता था, और उसी में इन लोगों के ऊपर कॉर्पोरेट अनवेल, 1 कंपनी 2 कंपनी, इस तरह की कितनी कंपनियां बनाकर ये पैसा इसी तरह खाया इन लोगों ने। और जब तहकीक की, ये फंस गए। पनामा ने जब लीक किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत लूट मार की पावर प्रोजेक्ट्स में, मोटरवेज में, बाकी चीज़ों में। ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं, और इनसे आज तक हम निकलवा नहीं सके कि ज़रा दे तो दें, ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी कैसे हैं, सोर्स क्या था आपके पास। वो कभी कतरी खाता आ गया, घोड़े और खच्चर आ गए, दुबई चले गए। हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं, या बताएं आपने नहीं देखा? ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा है, और हम फिर अंधे बन के बैठे रहें। ये तो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। आ जाएं, कौम के सामने रखें, मनी ट्रेल दें, कहाँ से खरीदा, किस तरह खरीदा, पैसा कहाँ से आया। वरना तो आपके बड़े जो हैं वो तो लाखों रुपए की रिटर्न नहीं देते थे, आप तो बात अरबों रुपए की कर रहे हैं। वो कैसे आया सारा? ये कौम सवाल करती है आपसे। अब चलते हैं आगे, कुछ अदालती खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, आपको बताना है कि क्या कुछ हो रहा है और मुल्क किधर चल रहा है।
आमिर लियाकत साहब जो है ना मारूफ एंकर पर्सन, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की वजीर हुसैन मेमन के पास समाअत हुई, पोस्टमार्टम से मुतल्लिका दरख्वास्त मंजूर कर ली, पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया, फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वो साहब पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, ये सरकारी वकील ने बताया। दुआ वर्षा कहते हैं पोस्टमार्टम कराने से उनके वालिद साहब की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, और वर्षा ही कहते हैं हमें इस पर कोई शक नहीं है। पुलिस सर्जन के मुताबिक जब तक जिस्म का अंदरूनी जायजा नहीं लेते मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकती। दरख्वास्त शहरी अब्दुल्ला नामी शहरी की तरफ से दायर की है। आमिर लियाकत की मौत पर शक्कूक व शुबहात पैदा हुए, ये दरख्वास्त गुजार ने ये कहा है। इस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लियारी कॉलेजों में दाखिलों के दौरान बेज़ाब्तियों का हुआ। अहलियत के बावजूद नज़रअंदाज करके तशना कुमारी की दरख्वास्त की समाअत करने पर तशना कुमारी की दरख्वास्त की समाअत, MBBS फर्स्ट ईयर में दाखिले की हदायत, कम नंबर वालों को दाखिले दिए और दरख्वास्त के नंबर ज़्यादा हैं। आइंदा दाखिला देकर आइंदा समाअत रिपोर्ट पेश की जाए। खालिद नशीस्तों पर 65% नंबर वालों को दाखिले दिए गए, 84% नंबर के बावजूद नज़रअंदाज किया गया। बेज़ाब्तियों की तहकीकात होनी चाहिए। इसमें जैसे साकिन सारसा ने बहुत काम किया लेकिन हमने चलने नहीं दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मिलिट्री कोड की जानिब से सजा के खिलाफ अपील, जेल हुकाम को नोटिस जारी करते जवाब तलब कर लिया। मुलजिम MQM लंदन के बदनाम में मुलजिम जावेद लंगड़ा का भाई है। मोहम्मद हनीफ को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोड ने सजा सुनाई। 24 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया गया और 16 अप्रैल 2015 को हिरासत में लिया गया। आर्टिकल 382 का फ़ायदा नहीं गया। मुलजिम नाजायज़ असला के मुकदमे में पहले ही बरी हो चुका है। और आखिरी खबर की तरफ लेके जाते हैं। ये नकीबुल्लाह के हवाले से बात है। दहशतगर्द ATC नंबर 16 में मुंतकिल कर दिया गया। ATC नंबर 3 में ज़ेर समाअत था। 3 के जज का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था और 23 जून के लिए समाअत मुलतवी कर दी। AC कोर्ट नंबर 3 के जज का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद केस इल्तवा का शिकार है। और बाकी जस्टिस मकबूल बाकर सिंध हाई कोर्ट बाहर चले गए। क्या करने के? नैब का चेयरमैन जो तैनात करना है, बहुत बड़े चैनल हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने नाम तजवीज़ किया। आसफ अली जरदारी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि हाई कोर्ट का जज जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है 2 साल जब तक पूरे ना करे वो मुलाजमत नहीं ले सकता। और ये कोई अदालती काम नहीं है, ये कोई ट्राइब्यूनल के अंदर नहीं है। इन ऐप के चेयरमैन के हवाले से बातें हैं और ये रुकना चाहिए, और ये रुकेगा ये मुल्क आगे चलेगा। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।